तक फैले हरे भरे गन्ने के खेत थे। किसान अपने काम में व्यस्त थे। हवा में ताजे गन्ने की खुशबू फैली हुई थी। देखो भाई, नंदपुर की पहचान ही इसकी मिठास है। हमारे यहाँ के गन्नों का रस तो सीधे दिल में उतरता है। हाँ मुखिया जी, हर साल जब गुड़ बनता है तो आसपास के गांव वाले भी खरीदने आते हैं। और इस बार तो हमारी फसल पहले से भी अच्छी लग रही है, इतनी घनी और मीठी। कुछ हफ्तों बाद खेतों में हलचल कम हो गई। गन्ने के खेत मुरझाने लगे थे। ये क्या, पत्तियां सूख रही हैं? ये तो पहले कभी नहीं हुआ। हाँ रामू, क्या तुम्हारे खेत का भी यही हाल है? हाँ मुखिया जी, पिछले 2 दिनों से गन्नों की मिठास में भी कमी आ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कोई हमारी फसल के साथ छेड़छाड़ कर रहा है? सबके चेहरे पर चिंता के भाव आ जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, मगर कुछ दिन बाद हालात और बुरे होने लगते हैं। रात के समय खेतों में रहस्यमयी रोशनी फैलने लगती है। गांव में फसलें सूख रही थी। गांव के चौपाल पर लोग इकट्ठे थे और सभी चिंतित दिख रहे थे। जमींदार वीरेंद्र प्रताप, मुखिया बलराज सिंह, बुजुर्ग रघुनाथ काका, सुमित्रा और चंपा भी मौजूद थे। अब बहुत हो गया, हमारी फसलें सूख रही हैं। खेतों में अजीब रोशनी दिखती है और जो भी रात में वहां जाता है डर से कांपता हुआ लौटता है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? ये किसी की बुरी नजर लग रही है या फिर कोई पुराना श्राप? जब से मैंने होश संभाला है पहली बार ऐसा हो रहा है। हमें असली कारण जानना होगा। अगर कोई इन सब के पीछे है तो उसे बेनकाब करना होगा। बाबा, हम डर के पीछे नहीं हट सकते। हमें खुद जाकर देखना होगा कि रात में खेतों में क्या चल रहा है। चंपा की बात सुनकर जमींदार वीरेंद्र प्रताप की बहू सुमित्रा गहरी सोच में डूबती हुई कहती है, हाँ, अगर हमें नंदपुर को बचाना है तो हमें इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। मैंने और चंपा ने फैसला किया है कि हम दोनों मिलकर और आप सबकी मदद से इस रहस्य को जरूर सुलझाएंगे। इतना कहकर सुमित्रा अपने ससुर के कान में आहिस्ता से अपनी और चंपा की योजना बताने लगती है। मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी बहू, और चंपा के तेज दिमाग पर मुझे हमेशा से ही भरोसा था। मुझे विश्वास है कि तुम दोनों की मदद से जरूर इस रहस्य को सुलझाया जा सकता है, क्योंकि गांव में सबसे चतुर तुम दोनों ही हो। चंपा और सुमित्रा खेतों की ओर जाने की तैयारी कर रही हैं। चंपा, तुम सच में तैयार हो? अगर सच में कोई ताकत हमारे खेतों को बर्बाद कर रही है तो हमें बहुत सतर्क रहना होगा। डर से कुछ नहीं होगा सुमित्रा भाभी, चलो चलते हैं। ये रहस्यमयी रोशनी आखिर आती कहाँ से है? दोनों खेतों की ओर बढ़ती हैं। जहाँ हल्की रोशनी दिखाई देती है, अचानक हवा तेज हो जाती है और घास में हलचल होती है। ये हवा अचानक इतनी तेज कैसे हो गई? कुछ तो गड़बड़ है, हमें और अंदर जाकर देखना होगा। दोनों गन्ने के खेतों के अंदर जाती हैं और देखती हैं कि कुछ झाड़ियों के पीछे एक काली परछाई हिल रही थी। अचानक रोशनी गायब हो जाती है और सब कुछ शांत हो जाता है। अब क्या करें? हमें रामदास बाबा से बात करनी चाहिए, शायद उन्हें कुछ पता हो। प्राचीन शिव मंदिर में रामदास बाबा बैठे हुए थे। सुमित्रा और चंपा उनके सामने खड़ी थी। बेटियों, मैं जानता था कि तुम लोग जरूर आओगी। ये जो खेतों में हो रहा है वो कोई साधारण बात नहीं है। बाबा, आप सब कुछ पहले से जानते हैं? ये रहस्य बहुत पुराना है। मंदिर के तहखाने में एक संदूक है जिसे वर्षों से किसी ने नहीं छुआ। शायद तुम्हें इसका उत्तर उसी में मिलेगा। तो देर किस बात की, हमें तहखाने तक ले चलिए। मंदिर के नीचे एक अंधेरे तहखाने में एक लकड़ी का पुराना संदूक रखा हुआ था। चारों ओर धूल जमी हुई थी। बाबा, क्या इस संदूक में ही हमारे सवालों का जवाब मिलेगा? हाँ, ये संदूक नंदपुर के पुराने रहस्यों को छुपाए हुए है। इसे खोलो। सुमित्रा संदूक का ढक्कन उठाती है। अंदर से एक पुरानी पीतल की पिचकारी निकलती है। ये क्या है? ये तो गन्ने की पिचकारी जैसी लग रही है।
हाँ, ये गन्नों की ही पिचकारी है, लेकिन ये कोई साधारण चीज नहीं है। सदियों पहले जब इस गांव पर संकट आया था, तो सत्य को उजागर करने के लिए एक चमत्कारी महात्मा द्वारा इस गन्ने की पिचकारी को बनाया गया था। यानी ये पिचकारी सच बुलवाने की शक्ति रखती है? हाँ, अगर तुम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करोगी, तो जो भी इस गन्ने के रस से भीगा होगा, वो अपने सारे राज उगल देगा। हाँ, अब हमें ये देखना होगा कि गांव में आखिर किसका राज छुपा है। दोनों एक दूसरे की ओर देखती हैं और उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय झलकता है। नंदपुर के गन्ने के खेत में चंपा और सुमित्रा आधी रात के समय खेतों में छिप जाती हैं। चारों ओर सन्नाटा था, हल्की हवा चल रही थी और कहीं कहीं गन्ने के पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। सुमित्रा भाभी, अब तक कुछ नजर नहीं आया, कहीं हम गलत तो नहीं सोच रहे? धैर्य रखो चंपा, अगर कुछ गड़बड़ है तो वो सामने जरूर आएगा। तभी कुछ दूर से किसी आदमी के कदमों की आहट सुनाई देती है। चंपा और सुमित्रा सतर्क हो जाती हैं। झाड़ियों के पीछे से एक परछाई दिखती है जो खेत में कुछ छिड़क रही थी। देखो भाभी, वही रहस्यमयी परछाई। ये आदमी कुछ तो कर रहा है गन्ने के साथ। हाँ, ये वही आदमी है जिसे गांव वाले अब तक सिर्फ परछाई समझते आए हैं। आज सच सामने आ ही जाएगा। वो आदमी खेत से बाहर जाने लगता है। सुमित्रा फुर्ती से ताजा गन्ने का रस पर फेंक देती है। अरे, ये क्या किया तुमने? मुझे कुछ विचित्र लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सब सच बोल दूं। अब सच अपने आप सामने आ जाएगा। हाँ, मैंने ही ये सब किया। मैं चाहता था कि सभी की फसलें खराब हो जाएं, ताकि वो मेरे पास से चीनी खरीदने पर मजबूर हो जाएं। आदमी अचानक घबराने लगता है। मुखिया बलराज सिंह, जमींदार वीरेंद्र प्रताप, रघुनाथ काका और गांव के लोग, जिन्हें सुमित्रा और चंपा ने पहले से ही खेत में छुपने को कह दिया था, सामने आ जाते हैं। कौन है ये? कौन हमें बर्बाद करने की साजिश रचे जा रहा था? गांव वाले टॉर्च जलाते हैं और आदमी का चेहरा साफ दिखाई देने लगता है। ये कोई और नहीं बल्कि गांव का साहूकार नरेश था। नरेश साहूकार? मुझे माफ कर दो, मैं बस अपना मुनाफा बढ़ाना चाहता था। मैंने खेतों में एक खास केमिकल डलवाया था जिससे गन्नों की मिठास खत्म हो जाए। और डराने के लिए वो रहस्यमयी रोशनी? वो मेरे आदमियों का काम था। मैं चाहता था कि कोई भी रात में खेतों के पास ना जाए और मेरी साजिश पकड़ में ना आए। धिक्कार है तुम पर नरेश, तुमने पूरे गांव की मेहनत पर पानी फेर दिया। इसे सजा मिलनी ही चाहिए, इसे गांव से निकाल दो। बलराज सिंह उसे गांव से बाहर निकालने का आदेश देता है। नरेश रोता बिलखता हुआ गांव छोड़ जाता है। कुछ दिन बाद गांव में फिर से चहल पहल लौट आती है। गन्ने के खेत फिर से लहलहा रहे थे। सभी गांव वाले खुशी से झूम रहे थे। चंपा और सुमित्रा मंदिर के पास खड़ी थी। उनके हाथ में गन्ने की पिचकारी थी। आज गांव की मिठास वापस आ गई और ये सब इस गन्ने की पिचकारी की वजह से हुआ। बलराज सिंह मंदिर के पुजारी से कहता है, ये कोई साधारण चीज नहीं है, इसे हमेशा मंदिर में ही रखना चाहिए ताकि भविष्य में कोई और हमें धोखा ना दे सके। पुजारी सिर हिलाते हैं। गन्ने की पिचकारी को मंदिर के गर्भगृह में रख दिया जाता है। सभी गांव वाले हाथ जोड़कर मंदिर की ओर देखते हैं। आज नंदपुर ने एक नई सीख सीखी है। लालच कभी भी किसी का भला नहीं कर सकती और सच्चाई को कभी छिपाया नहीं जा सकता। सही समय आने पर सच खुद सामने आ जाता है। गांव में खुशियों का माहौल छा जाता है। बच्चे खेलते हैं, किसान खेतों में फिर से मेहनत करने लगते हैं। गांव की मिठास लौट आती है। हरिनगर गांव में शंभू नाम का एक अनूठा हरि भक्त रहता था। शंभू गांव का मुखिया और जमींदार भी था। इस बार भी वर्षा बहुत कम हुई है। इसका हल यही है कि हम एक बांध बनवा ले ताकि वर्षा का पानी हमें मिल सके। हाँ, और इसीलिए आज सुकेश को बुलाया है। अगर वो भी मदद करे तो हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। पर उनका आचरण देखकर लगता नहीं कि वो आपकी मदद करेंगे। सही कहती हो,
उसे मनाना थोड़ा कठिन है, पर शायद इस बात के लिए वो मान जाए। वो कैसे? दिखावे में ही सही, पर अगर मैं पहल करूंगा तो गांव वालों की मदद के लिए वो भी आगे आएगा। हाँ, सही कह रहे हैं। अच्छा, अब मैं पंचायत के लिए निकलता हूँ, ठीक है? जी, जल्दी आइएगा। ये कहकर शंभू पंचायत की ओर बढ़ गया और गांव वाले भी वहां उपस्थित हो चुके थे। भाई शंभू, कुछ करो इस समस्या का। अगर ऐसा ही चलता रहा तो खेत बंजर हो जाएंगे। हाँ, मैं समझता हूँ कि समस्या बहुत जटिल है और इसीलिए मैं एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। कैसा प्रस्ताव? अब बारिश भी करवाओगे क्या? ऐसी स्थिति में ठिठोली करना लाभदायक होता है सुकेश। अब कम से कम इस विषय पर सही से विचार तो कर पाएंगे सब। ठिठोली तो मैं तुम्हारी कर रहा हूँ। क्या प्रस्ताव लाए हो? बारिश नहीं हो रही तो इसमें क्या किया जा सकता है? और खेतों में अगर खाद से दिक्कत हो रही है तो क्या करें? सुकेश, हम सब इस दुविधा का उपचार बस बारिश का इंतजार करके नहीं कर सकते। तो कैसे किया जाए शंभू? 2 उपचार हैं इसके। पहला ये कि हमें बांध बनाना होगा ताकि बारिश जब हो तो उसका पानी हमारे पास जमा रहे। शंभू, बांध बनाने में कितने पैसे और लोगों की जरूरत होती है, जानते भी हो? फिर बढ़िया सवाल। जैसा कि कुंभ ने कहा कि एक बांध बनाने में पैसे और लोगों की जरूरत है, इसलिए हम कुछ छोटे बांध बनाएंगे अपने नदियों पर और पैसे मेरी तरफ से आएंगे। और जो पैसे कम पड़ रहे हैं तो उसके लिए अगर कोई श्रीमंत हो इस गांव में तो वो आगे आए। तुम अकेले श्रीमंत नहीं, मैं भी मदद करूंगा इस बार गांव की। आभार होगा तुम्हारा सुकेश। और दूसरा उपचार क्या है शंभू? केमिकल खाद के कारण खेतों की उपज कम हो रही है तो हम प्राकृतिक बनाएंगे। अच्छा, तो हमें अब खाद खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब से प्राकृतिक खाद तुम सबको मैं दूंगा। वाह शंभू, क्या खबर सुनाई है। होली आ रही है। इस साल उपज ज्यादा नहीं हुई है, ये बात मैं भी जानता हूँ, इसीलिए गुजिया और रंग मैं बांट दूंगा। लाख लाख शुक्र है इस बात का कि इस अभागे गांव में तुम जैसा सज्जन भी है, वरना पता नहीं क्या होता हमारा। इससे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है सुकेश? आखिर खाद की खरीदी लोग तुम्हारे पास से ही करते थे। नहीं नहीं, बस एक ही चीज थोड़ी बिकती है मेरे दुकान में और तुम मुफ्त में बांट रहे हो सब चीजें गांव में, तो भला इसमें मैं कुछ कैसे कह सकता हूँ? तब ठीक है, तो सभा आज की यहीं खत्म होती है और सभी लोग होली की तैयारी कीजिए। कुंभ और सुकेश वहां से चले जाते हैं। सुकेश के चेहरे पर नाराजगी भांपने के बाद भोलू शंभू से कहता है, शंभू, ये सुकेश बोलकर तो बड़े प्यार से गया, पर जरा भी खुश नहीं लगता। वो अपने अभिमान में मेरी बातों में जो आ गया। कोई बात नहीं, इसी बहाने कुछ अच्छा होगा गांव के लिए। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा शंभू कि इस नक चढ़े को तुम काफी बेहतरीन तरीके से संभाल लेते हो। ये तो सब प्रभु की माया है। सुकेश आज की सभा से नाखुश कुंभ से बात कर रहा था। भैया, जाने भी दीजिए ना, आखिर वो शंभू गांव का भला ही कर रहा है ना। अच्छा, बाहर तो मेरे साथ ठहाके लगाता है और यहाँ आकर अपने बड़े भाई को ज्ञान दे रहा है। चुप कर। माफ करना भैया। अपनी बातों में तो ऐसे खींचता है कि पूछो नहीं। उसकी वजह से अब खाद भी नहीं बिकेगी और तो और होली के रंग मुफ्त में बांट रहा है वो अलग। हाँ भैया। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। मतलब कि बांध बनने में तो हम कोई बाधा नहीं लाएंगे, लेकिन मेरे पास एक तरकीब है जिससे शंभू पर कोई कभी भरोसा नहीं करेगा। इस घटना के कुछ दिन बाद शंभू घर के बाहर एक बड़े टेबल पे खाद के पैकेट रखकर खड़ा था। अरे शंभू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम गांव वाले आपका यह आभार कभी नहीं भूलेंगे। अरे भोलू, आभार कैसा? ये तो बस मेरे पास कुछ अधिक है तो मैं हर किसी में बांट दे रहा हूँ। तुम सब ये ना सोचो और इसे अपना ही समझकर लेकर जाओ। तुम धन्य हो शंभू।
तभी वहाँ कुंभ और सुकेश भी आते हैं। अरे भाई वाह, खाद तो बड़ी ही जल्दी बना दी है तुमने। खाद तो मैं पिछले वर्षों से ही बना रहा था सुकेश। ऐसी स्थिति में शायद काम आ जाते, उसी अंदेशे में बनाए थे। अपने खेतों में भी इसी खाद का उपयोग करते हो क्या शंभू? हाँ, और इनसे पैदावार अच्छी होती है। ठीक है, गांव वालों ध्यान रहे, शंभू भाई का इस गांव पर बहुत बड़ा उपकार है, कोई भूलना मत। आखिर उसने सबको मुफ्त में खाद जो बांटी है, क्यों कुंभ? हाँ भैया, सही कह रहे हैं। तुम दोनों का मेरे प्रति बहुत प्रेम लगता है। अच्छा लगा मुझे कि तुम दोनों यहाँ आए। आओ और तुम भी खाद ले लो। अरे नहीं नहीं, हम ये खाद कैसे ले सकते हैं? आखिर हमारे पास वैसी ही इतनी खाद बची है दुकान की, हम उसे ही इस्तेमाल करेंगे। अगले दिन सुबह भोलू कुछ हड़बड़ाहट में शंभू के घर आया। अरे क्या बात हो गई भोलू? शंभू, अनर्थ हो गया। सबके खेतों में जो थोड़ी बहुत फसल भी लगी थी, रात भर में ही सूख गई। ये तुम क्या कह रहे हो? जल्दी चलो, सब खेतों के पास है। हाँ चलो। शंभू और भोलू खेतों के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि लोग वहां पहले से ही खड़े हैं। एक ओर काफी हरी भरी फसल थी और दूसरी ओर सूखी। सुकेश और कुंभ शंभू से कहते हैं, ये क्या किया शंभू? तुमसे पहले भी कहा है सुकेश कि शंभू का नाम मत लो और गांव वालों को भड़काओ मत। मैंने किसी को भड़काया नहीं है। मैं जब यहाँ आया तो लोगों ने ये बातें मुझे खुद बताई हैं। क्यों कुंभ? हाँ भैया, सही कह रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई सुकेश? ऐसी क्या बात होगी मतलब? अपनी आंखों से देख नहीं सकते हो क्या? कल जो तुमने किया था उसी का हश्र है ये। पर मैंने तो सबको वही खाद दी जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। तो फिर तुम्हारे खेत की फसल इतनी अच्छी कैसे हुई है? वो मैं... इसका हर्जाना कैसे चुकाओगे अब? लोगों की मदद करने का ढोंग करते हो। चुप हो जाओ सुकेश। नहीं बोलो, सुकेश बिल्कुल सही कह रहा है। मुझे इसका हर्जाना भरना ही होगा। हाँ, पर भरोगे कैसे? मेरी फसल बस खाने के लिए पर्याप्त छोड़कर बाकी सारी फसल मैं गांव वालों के बीच बांट दूंगा। क्या? चकित क्यों हो रहे हो? आखिर हर्जाना मैं और कैसे भर सकता हूँ? कुछ दिन बीत गए। होली में बस 2 दिन बचे थे। भोलू शंभू के घर आया था। तुम क्यों मुंह लटकाते हो भोलू? हर साल आप गांव के लिए कितना कुछ करते हैं। हमारी होली में भी, हमारे दुख में भी रंग और मिष्ठान देकर जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? दुख तो मुझे हो रहा है भोलू कि इस बार की होली बेरंग जा रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। सुकेश रंग 2 गुने दामों में बेच रहा है और मिष्ठान के पैसे नहीं है हमारे पास। सब हरि नारायण पर छोड़ दो, वही कोई मार्ग दिखाएंगे। शंभू, यदि भक्ति और प्रेम हो तो तुम्हारी तरह हर परिस्थिति में मुस्कुराते हो। यही तो सीख ली है मैंने मायाधर से। हाँ, इनका प्रेम देखकर तो कभी कभी मुझे भी भगवान से नाराजगी हो जाती है। तुम सब चिंता ना करो, मैं भगवान की संध्या पूजन के बाद उनसे गांव का सुख मांगूंगा। ठीक है शंभू, अब मैं विदा लेता हूँ। ये कहकर भोलू वहां से चला जाता है। पूरा गांव परेशान है और भोलू भी। सब प्रभु की कृपा है। मैं मंदिर जा रहा हूँ। जी, जल्दी आइएगा। शंभू मंदिर में ध्यान में बैठा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। शंभू। शंभू आंखें खोलता है। प्रभु, प्रभु। कुछ चिंतित लगते हो। आप तो सब जानते हैं प्रभु, फिर भी परीक्षा ले रहे हैं ना। मैं जानता हूँ प्रभु, कुछ करिए। गांव में होली आ रही है, सब बेरंग हो चुका है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन गांव वालों का दुख हरे प्रभु। तुम्हारे स्वार्थ रहित भाव को देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। इस बार की होली ऐसी होगी कि पूरे गांव का दुख उन रंगों में बह जाएगा। हे गोविंद,
हरि नारायण, आपकी आवाज से ही मेरा उद्धार हो गया और आपकी कृपा से पूरे गांव का भी उद्धार हो गया। मुझे क्या करना होगा, कृपया मुझे बताएं प्रभु। तुम गांव के पास वाली गुफा में कल भोर होते ही चले जाना। वहां तुम्हें एक कलश मिलेगा। उसका पानी यदि तुम जलती होलिका में डालोगे तो उसके भाप से उत्पन्न हुए बादल पूरे गांव को खुशहाल कर देंगे। जैसा आप कहें प्रभु। इस भक्त का आपको कोटि कोटि नमन। भगवान का आशीर्वाद पाने के बाद शंभू उन्हें नमन करके चला गया और बड़ी खुशी से पूरे गांव वालों को बुलाकर ये सूचना देने लगा। शंभू, बड़े खुश नजर आ रहे हो। भरोसा नहीं कर पाओगे, कुछ ऐसा हुआ है। स्वयं हरि नारायण ने मुझे इस दुख का निवारण बताया है। क्या? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तो क्या करना होगा हमें? शंभू सबको पूरी बात बताता है और सब फैसला करते हैं कि वो भोर होते ही वहां जाएंगे। सुकेश ये सुनकर बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं था। वो कुंभ के साथ उसी रात उस गुफा में चला गया। भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? स्वयं भगवान ने ही कहा है, फिर भी आप ये महापाप कर रहे हैं भैया। मैं पापी हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तू मेरा भाई है और मेरी मदद करना तेरा फर्ज बनता है। अब फावड़ा चला, मुंह नहीं। जी भैया, अगर वो कलश सही में निकला तो हम क्या करेंगे? तो हम उस कलश को यहाँ से ले जाएंगे और शंभू की पूरी जमीन के बदले में उसे ये कलश देंगे। तब मेरी बराबरी का इस गांव में कोई नहीं होगा। कुंभ मुंह लटकाकर सुकेश की बात मान लेता है। दोनों सुबह होने तक खोदते रहते हैं। फिर उन्हें एक सोने का कलश दिखाई देता है। निकाल इसे कुंभ। बस भैया, अब और नहीं। इसके आगे आपको जो करना है आप खुद कीजिए। ये कहकर कुंभ वहाँ से चला गया। जाता है तो जाए, मुझे क्या। जैसे ही सुकेश उस कलश को छूता है, एक तेज रोशनी निकलती है और एक गरुड़ प्रकट होता है और सुकेश को पंजों से मारकर भगा देता है। तभी उस गुफा से बाहर भागते हुए सुकेश पहुंचता है और उसे शंभू, भोलू, कुंभ और अन्य गांव वाले मिल जाते हैं। क्या बात है? वो गरुड़ 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 कहाँ है? वो अभी तो यही था। मैं बताता हूँ, मैं भी इनके साथ इस पाप में भागीदार हूँ। ये कहकर कुंभ उन्हें सारी बातें बता देता है कि कैसे सुकेश ने ही शंभू के खाद में कुछ मिलाया था और कैसे आज वो कलश चुराने आया था। धन्यवाद सुकेश। ये तुम क्या कह रहे हो? इतना बड़ा पाखंड किया है मैंने और तुम धन्यवाद कह रहे हो? धन्यवाद इसलिए कि तुमने इतनी मेहनत की और हमें कलश जाते ही मिल गया। और जहाँ तक सवाल रहा तुम्हारी सजा का, तो गरुड़ महाराज ने तुम्हें सजा दे ही दी है। आओ, हमारे साथ तुम भी होली मनाओ और अपने अंदर के पापों का नाश करो। वो लोग सुकेश को छोड़कर कलश लेने गुफा में चले जाते हैं और कलश लेकर बाहर आ जाते हैं। सुकेश सबके आगे हाथ जोड़ता है और सबने जैसा बताया गया था ठीक उसी तरह होलिका में उस कलश से पानी डाला। घने बादल जमा होने लगते हैं और जैसे ही होलिका जल जाती है, वहाँ सतरंगी रंगों की बारिश होने लगती है और फसल जी उठती है। लोग उस रंगों की बारिश में अपने दुखों का और बुराइयों का नाश करते हैं।